जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल क्या पढ़ा था आप लोगों ने? सर हमने कल है ना इंडेस 23 स्टार्ट किया था। ओके, बोरिंग कॉस्ट। तो उसमें आपने क्या जाना था कि ऐसा बोरिंग कॉस्ट जो आप क्या कर रहे हो, क्वालिफाइंग एसेट के रिगार्डिंग कर रहे हो, इनकर कर रहे हो, तो उसे क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। तो बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज। और बाकी सबको क्या करना है, एक्सपेंस शीट करना है, पीएनएल से चार्ज करना है। फिर आपने डेफिनेशन घर पे पढ़ा होगा। बोरिंग कॉस्ट में क्या शामिल होता है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इन कनेक्शन विद द बोरिंग। दे में इंक्लूड पहला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट कौन से बेसिस पे, कैलकुलेटेड यूजिंग ईआईआर मेथड, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड। दूसरा आपने पढ़ा फाइनेंस चार्जेस, तो मैंने भी कुछ बताया नहीं, लीज वाले चैप्टर में देखेंगे, फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज। तीसरा एक्सचेंज डिफरेंस, इसको इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी का तो मैंने बता दिया कि भैया ये इंटरेस्ट वाला अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ लेंगे, और ये वाला फाइनेंस चार्ज हम लीज वाले में पढ़ लेंगे। हाँ, लेकिन ये एक्सचेंज डिफरेंस सर, इसके लिए भी तो है ना, एएस है अपने लिए। हाँ, इसके लिए भी इंडेस है। एक्सचेंज वापस इफेक्ट ऑफ वापस है एएस 11 का, हाँ वापस है इंडेस इसका, लेकिन इसको यहीं पे पढ़ लेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग टू द एक्सटेंट दे आर एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट। ओके, तो एक्सचेंज लॉस का कितना पार्ट अपने को कैपिटलाइज करना है ये जानना है, तो ये देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। ओके, फिर हमने देखा क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। सर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, जिसको तैयार होने में क्या लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सर इसमें क्या क्या आती है, क्या क्या हो सकती है सर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, पावर जनरेशन फैसिलिटीज हो सकती है, इंटेंजिबल एसेट हो सकता है, इवन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती हैं, बेयरर प्लांट भी हो सकता है। मतलब कोई भी एसेट जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, तो यस वो क्या हो सकती है, क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है, होंगी। और क्या क्या नहीं होगी स्पेसिफिकली, ऐसी इन्वेंट्री जिसको तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, अच्छा वो नहीं होगी। और क्या नहीं होगा, जो ऑलरेडी रेडी टू यूज है, जब खरीदा तभी वो, जैसे अपना एग्जांपल था वो इक्विपमेंट वाला, ऑलरेडी खरीदा तभी रेडी टू यूज था, तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। फाइनेंशियल एसेट्स ये आपकी कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगी, इन्वेस्टमेंट किया वगैरह ये कभी भी क्वालिफाइंग एसेट नहीं। चलिए हमें ही पता है सर इसको कौन सा तैयार होने में पैसा, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। फिर हमने दो एग्जांपल भी किए थे, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए लिखो, borrowing cost eligible for capitalization, hashtag borrowing cost eligible for capitalization। borrowing cost eligible for capitalization। तो कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, आज हम ये जानेंगे। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो इसमें लिखो ए पार्ट, ए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोरोइंग, स्पेसिफिक बोरोइंग्स। दो तरह की बोरोइंग्स होती हैं, एक तो स्पेसिफिक और दूसरा जनरल बोरोइंग्स। आपने अगर AS 16 के क्वेश्चन किए होंगे तो बताए होंगे, स्पेसिफिक बोरोइंग्स और जनरल बोरोइंग्स। सर स्पेसिफिक बोरोइंग्स क्या होती हैं, लिखो, व्हेन, नाम से पता चल रहा है ना, व्हेन फंड्स आर बोरोड, व्हेन फंड्स आर बोरोड specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset। तो जब आप पैसा बोरो किए स्पेसिफिकली किसके लिए, क्वालिफाइंग एसेट को ही ऑब्टेन करने के लिए, उसके एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए आपने डायरेक्टली लोन लिया। स्पेसिफिक लोन लेने का पर्पज ही क्या था, वो क्वालिफाइंग एसेट था। ओके, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक बोरोइंग।
It is specific borrowing. It is specific borrowing. ओके, तो इसमें बोरोइंग कॉस्ट कितना होगा एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन? बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन क्या होएगा? एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट नीचे लिख लेंगे, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट जितना आपको एक्चुअली भैया स्पेसिफिक है तो जितना कॉस्ट लग रहा है वो सारा ही कैपिटलाइज हो जाएगा, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट। ओके, और इसमें से माइनस क्या कर देना? माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, ऑन टेम्परेरी investment of those borrowings, of those borrowings। मतलब सर of those borrowings, मतलब क्या सर? ओके, तो सर इसमें क्या ये इन्वेस्टमेंट इनकम क्या हुआ? एक बात बताओ, मैंने कोई सी एसेट के लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए पैसा बोरो किया, तो क्या जरूरी है वो पैसा सारा का सारा फर्स्ट डे ही मैंने खर्च कर दिया? नहीं सर, क्वालिफाइंग एसेट को तैयार होने में तो टाइम लगेगा, तो खर्चा भी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे होगा ना। हाँ, अब मान लो मैंने 50 लाख का लोन लिया, क्वालिफाइंग एसेट तैयार करना है, अब 50 लाख में से खर्चा तो थोड़ा थोड़ा करके होगा। मान लो एक बार में मैंने 25 लाख तो बैंक से निकलवा लिए, लोन लिया 25 लाख तो निकलवा लिए कि ठीक है 25 लाख तो खर्च कर लेंगे, दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को दे देते हैं, बाकी 25 लाख अभी भी बैंक में पड़े। बैंक में ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। या कहीं और कहीं उस पैसे को तुमने टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया तो इनकम आएगा कि नहीं आएगा? उस इनकम से तुमको तुम्हारी कॉस्ट को क्या कर लेना है? कम कर लेना है। एक जगह मैं 12% दे रहा हूँ, कहीं पे 5% कमा रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो जो पैसा तुम अभी यूज नहीं किए हो उसको तुमने अगर टेम्परेली इन्वेस्ट कर दिया है तो उस इन्वेस्टमेंट इनकम से तुम्हारी बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड क्या? एक्चुअल, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा नॉशनल या इंप्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो बोले कि नॉशनल या इंप्यूटेड, तो मैं लिखवा दूंगा इसके लिए लाइन। नेक्स्ट, a national borrowing cost, a national borrowing cost। ये सब लाइन पता है क्यों लिखवानी पड़ती है? ये क्वेश्चन वाले है ना बहुत बदमाश होते हैं, वो चला चला के उलझाएंगे। देखो जी, मैंने मेरा पैसा लगा रखा है, अगर मैं किसी को इस पैसे को कहीं और उधारी दे देता, इन्वेस्ट कर देता, तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बताओ जी कितना पैसा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा? भैया आपका पैसा है ना, एक्चुअल में तो बोरो किया ही नहीं ना, एक्चुअली तो बोरिंग कॉस्ट इनकर हो ही नहीं रहा ना, कोई बोरिंग कॉस्ट को कंसेप्ट ही नहीं है। क्या तो कैपिटलाइज करना है, क्या पीएनएल में चार्ज करना है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बोरिंग कॉस्ट है ही नहीं। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट को देखना है, नॉशनल को नहीं देखना। नॉशनल बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट होती है स्पेसिफिक के बाद जनरल बोरिंग्स। जनरल बोरिंग्स, ओके सर, ये जनरल बोरिंग्स इसमें लिखूं? फंड बोरोड
फंड बोरोड फॉर जनरल यूज, फॉर जनरल यूज but used in ACP of qualifying asset, ACP of qualifying asset। यूं कह सकते हैं कि स्पेसिफिक बोरिंग के अलावा कोई भी बोरिंग दे रखा वो क्या कहलाएगा, जनरल बोरिंग्स कहलाएगा। तो आपने लिया तो नॉर्मल पर्पस के लिए था, किसी भी कहीं काम आएगा तो देख लेंगे, अब काम आएगा तो देख लेंगे उसको, काम कहाँ पे ले लिया तुमने, क्वालिफाइंग एसेट के लिए। तो क्या ये बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, यस। लेकिन अब इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्पेसिफिक तो केवल उसके लिए था तो सारा का सारा कर दिया बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, लेकिन ये जनरल बोरिंग तो हमने अगर हमने तो नॉर्मल पर्पस के लिए लिया था, अब इसका यूज आप क्वालिफाइंग एसेट के लिए कर रहे हो, कितना पोर्शन यूज कर रहे हो, कितना ड्यूरेशन के लिए यूज कर रहे हो, सब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना खर्चा उस जनरल बोरिंग में से आप कर रहे हो फॉर द क्वालिफाइंग एसेट, वो खर्चा कब किया, इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा, और कब किया तो उसके हिसाब से टाइम फैक्टर भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए सर कैसे होगा इस केस में, लिखो बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, बोरिंग कॉस्ट eligible for capitalization। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट, कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। सर ये होता क्या है, इट इज सिंपली WACC, इट इज सिंपली WACC। क्या आप लोगों ने इंटर में WACC पढ़ा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सिंपली आपने जहां से भी पैसा बोरो किया है उसका आपको क्या कर लेना होगा, उसकी कॉस्ट का वेटेड एवरेज कर लेना होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। सर ये कैपिटलाइजेशन रेट आएगा कैसे, लिख लेते हैं फॉर्मूला CR, कैपिटलाइजेशन रेट CR, CR कैपिटलाइजेशन रेट याद है वो सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W किया करते थे, वही है। सिग्मा WX क्या होता था सर, वैल्यू इनटू कॉस्ट, वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट, वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट। मतलब 4 लाख रुपए मैंने उधार ले रखे हैं 10% से, 6 लाख रुपए उधार ले रखे हैं 12% से, तो 4 लाख इंटू 10%, 6 लाख इंटू 12%, जो भी वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट। इस बोरिंग कॉस्ट में किसको शामिल नहीं करना है, स्पेसिफिक बोरिंग वाले को शामिल नहीं करना है। तो लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, एक्सक्लूडिंग स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट। ओके, तो केवल जनरल बोरिंग्स के रिगार्डिंग देखना है, और जनरल बोरिंग्स पे हमको कितना खर्चा आ रहा है वो देखना है, इंटरेस्ट। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट देखना है एक तरीके से, तो बोरिंग कॉस्ट देखना है किस पर, जनरल बोरिंग्स पर, डिवाइड बाय टोटल जनरल बोरिंग्स, टोटल जनरल बोरिंग्स, टोटल जनरल बोरिंग्स, बस इनटू 100 कर देंगे अगर रिक्वायर्ड है तो परसेंटेज में। स्टेप टू, स्टेप टू, borrowing cost to be capitalized,
बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितना खर्चा व कितना बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे, तो इसमें लिखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कितना आपने खर्चा किया है, उस बोरोइंग में से खर्चा कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग एसेट, कितना आपने उस जनरल बोरोइंग्स का यूज किया है, किसके लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो क्वालिफाइंग एसेट में आपने कितना खर्चा किया है, इनटू उस खर्चे पे आप क्या लगा देंगे, ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया है ना, WACC कैपिटलाइजेशन रेट, उसको अप्लाई कर दो, तो इनटू कैपिटलाइजेशन रेट, और मान लो ये खर्चा आपने कब किया, मान लो ये खर्चा आपने किया 1 जुलाई को, और आपका ईयर एंड कब है, 31 मार्च, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च कितने महीना होता है, 9 महीने, तो 9 महीने के लिए ही आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना होगा। अच्छा मान लो, समझ में आने वाली है, अच्छा मान लो, क्या मान ले सर, मान लो ये खर्चा आपने 1 अप्रैल को ही कर दिया, लेकिन 31 दिसंबर को एसेट क्या हो गया, रेडी टू यूज हो गया, तो रेडी टू यूज तक का ही खर्चा कैपिटलाइज करना होगा ना, हाँ सर वहीं तक का खर्चा कैपिटलाइज करना होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर केवल रेडी टू यूज तक का ही खर्चा कैपिटलाइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या करता हूं यहाँ पे, टाइम फैक्टर कर देता हूं, वो क्वेश्चन में समझ में आएगा, मतलब टाइम को भी ध्यान में रखना है। ओके सर, हाँ सर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। एक लाइन और लिख लो, कभी काम आएगी, बताएंगे, एक्सपेंडिचर, expenditures are reduced by any progress payment received, any progress payment received and rent received in connection with the asset या with the qualifying asset, ये लो QA, मतलब क्या हुआ, मैंने खर्चा किया, ठीक है, अब क्वालिफाइंग एसेट किसी के लिए बना रहा हूं मैं, मुझे है ना क्या नाम, इसने हर्ष ने ऑर्डर दिया कोई एसेट बनाने के लिए, मैं उसको बनाऊंगा और क्या कर दूंगा, हर्ष को सेल कर दूंगा, अब जब तक वो सेल करने लायक नहीं हो जाती तब तक वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, तब तक मैं बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ, लेकिन हर्ष ने मुझे उस एसेट को बनाने के लिए कुछ पैसा दे रखा है, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, तो क्या किया जाएगा, तो सर प्रोग्रेस पेमेंट कुछ पैसा मिल रखा है, तो खर्च जो मैं कर रहा हूं उसमें से कुछ पैसा तो मिल रखा है ना मुझे, मान लो उसको बनाने की कॉस्ट 50 लाख आने वाली है, हर्ष ने मुझे ऑलरेडी 5 लाख तो दे रखे हैं एडवांस में, तो 5 लाख तक का जो खर्चा कर रहा किया है मैंने, भैया उसके लिए कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, क्यों, मैंने पैसा बोरो वाला थोड़ा ना यूज किया है, मैंने कौन सा वाला यूज किया है, जो हर्ष ने मुझे दिया, तो अपने आप ही कैपिटलाइज नहीं होगा, तो खर्चा अपने आप क्या कर देना, उस अमाउंट से कम कर देना, क्योंकि उसके लिए तुम जनरल बोरिंग को यूज कर ही नहीं रहे हो। ओके, ऐसे ही कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है तो उससे भी तो अपनी कॉस्ट कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हाँ सर, तो उससे भी अपने को क्या कर देना है, खर्चे को कम कर देना है, डन, चलिए ओके सर, एग्जाम्पल लिखवाइए, लिखो एग्जाम्पल, अल्फा लिमिटेड on 1st April 2021 borrowed
₹30 लाख, 30 लाख रुपए इसने बोरो किए एट द रेट 9% टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू क्वालिफाइंग एसेट, दो क्वालिफाइंग एसेट को आपने बनाने के लिए लोन लिया है 30 लाख का। क्या ये स्पेसिफिक बोरिंग की कैटेगरी में आएगा? क्या ये स्पेसिफिक बोरिंग की कैटेगरी में आएगा? बोलो हाँ सर। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1st अप्रैल, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1st अप्रैल 2021, लोन लिया 1 अप्रैल 2021 को, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है, काम चालू हो गया है। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद कि अपने को बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना कब से चालू करना है। उसमें लिखवाऊंगा कि भैया एक्टिविटीज आर स्टार्टेड, मतलब क्वालिफाइंग एसेट को तैयार करने के लिए एक्टिविटीज क्या हो गया, पेपर वर्क चालू हो गया है, पहला। दूसरा, एक्चुअल खर्चा क्वालिफाइंग एसेट के लिए करना आपने स्टार्ट कर दिया है। तीसरा, बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू हो गया है। तो जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी ना, मतलब खर्चा करने लग गए और बोरिंग कॉस्ट का मीटर चालू हो गया है ना, तो समझ जाना अब कैपिटलाइज करना चालू करना है। मान लो मैंने 1 अप्रैल को लोन लिया होता और एक्चुअली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होता 1 मई को, तो मैं कैपिटलाइज करना भी कब से चालू करता? 1 मई से चालू करता। ठीक है ना? तो अभी लिखाऊंगा कि कमेंसमेंट में ये तीनों चीज आएंगी, कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन। कब चालू करना है, कब कैपिटलाइज करना रोक देना है, और कब फाइनली कंप्लीटली रोक देना है। ठीक है ना? चलिए देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है फिलहाल 1 अप्रैल 2021 को। ओके, बाहर से बंद हो गई करते। ओके, द लोन फैसिलिटी was availed on 1st April 2021, on 1st April 2021 लोन लिया ही कब है तुमने? 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है। एंड was utilized as follows, with remaining funds, मतलब जो यूज नहीं करोगे उसका बता रहा है क्या करने वाला है। with remaining funds invested temporarily at 7%, और अगर कोई पैसा यूज नहीं करे तो उसको 7% से आप क्या कर देना, इन्वेस्ट कर देना। फिर वो दो क्वालिफाइंग एसेट कौन सी है? एक तो है फैक्ट्री बिल्डिंग, और एक है ऑफिस बिल्डिंग। एक है फैक्ट्री बिल्डिंग और एक है ऑफिस बिल्डिंग। खर्चा कब किया? 1 अप्रैल 2021 को ही फैक्ट्री बिल्डिंग पे खर्चा कर दिया 5 लाख रुपए, और ऑफिस बिल्डिंग पे खर्चा कर दिया है 10 लाख रुपए का। तो 30 लाख में से 15 लाख तो यूज हो गए ना। अभी 1 अक्टूबर 2021 फैक्ट्री बिल्डिंग कितना? 5 लाख, और ऑफिस बिल्डिंग कितना? 10 लाख। ये खर्चा आपने किया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ
कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की कॉस्ट बताइए, एंड द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, एंड द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कितना पैसा आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है? तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो पता करेंगे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक बोरिंग है या जनरल बोरिंग है। बोलो, स्पेसिफिक या जनरल? हर्ष, स्पेसिफिक। ओके जी। अब स्पेसिफिक बोरिंग है तो दिमाग नहीं लगाना ना कैपिटलाइजेशन रेट पर, नहीं सर, सिंपली जितना भी एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है उसमें से अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो लेस कर दो, ये आपका अमाउंट आ जाएगा टू बी कैपिटलाइज। तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट पता करते हैं सर, कितना है दोनों के केस में। फैक्ट्री बिल्डिंग एक तरफ लिख देता हूं, फैक्ट्री बिल्डिंग, और एक तरफ लिख देते हैं ऑफिस बिल्डिंग। ओके, तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है कितना? ए, हम लिखते हैं ए पार्ट, ए एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितना कितना होगा बताओ सर। कितने का लोन लिया था? 30 लाख का लोन लिया था। अब आपको पता चल गया होगा 30 लाख का लोन क्यों लिया था। सर 30 लाख का लोन लिया था जिसमें फैक्ट्री बिल्डिंग कितने रुपए की थी? 10 लाख रुपए की। फैक्ट्री बिल्डिंग 10 लाख की थी और ऑफिस बिल्डिंग 20 लाख की थी। तो 10 और 20 कितना होता है सर? 30 लाख। तो 30 लाख का जो लोन लिया था वो 10 लाख तो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए था और 20 लाख ऑफिस बिल्डिंग के लिए था। तो फैक्ट्री बिल्डिंग के रिगार्डिंग तुमने 10 लाख का लोन लिया, पक्का? तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट फैक्ट्री बिल्डिंग में कितना होगा? 10 लाख का लोन, और लोन का रेट कितना है एक्चुअली? 9%। तो 10 लाख इंटू 9% कितना होता है? 10 लाख इंटू 9%, 90,000, 90,000। और ऑफिस बिल्डिंग में देखो, ऑफिस बिल्डिंग पे 20 लाख का लोन लिया था और 20 लाख पे 9%, कितना होगा? 1,80,000। ओके, हाँ जी, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट लिखा। अब मैं माइनस क्या करना है इसमें से? इन्वेस्टमेंट इनकम लेस कर दो, इन्वेस्टमेंट इनकम। अनयूटिलाइज्ड फंड कितना था? 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को तुमने फैक्ट्री बिल्डिंग में कितना पैसा यूज कर लिया? 5 लाख रुपए। 10 लाख के लोन में से 5 लाख तुमने यूज कर लिया, बाकी अनयूटिलाइज कितना रहा सर? 5 लाख। इस 5 लाख को तुमने इन्वेस्ट किस रेट से किया सर? 7%। कितने टाइम के लिए किया? पूरे साल भर? क्या नहीं, अक्टूबर में तो यूज कर ही लिया था ना, तो 6 महीने, सितंबर तक फ्री पड़ा था। उस सितंबर तक 6 महीने के लिए हमने उस पर कुछ कमाई कर ली। कितना रुपए? 17,500। ओके, कर लिया क्या तुम लोगों ने? कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही ऑफिस बिल्डिंग में, ऐसे ही ऑफिस बिल्डिंग में अनयूटिलाइज फंड कितना था सर? 10 लाख रुपए। 20 लाख का लोन लिया था, 10 लाख 1 अप्रैल को यूज हो गया, बाकी जो 10 लाख था, 10 लाख तो 1 अप्रैल को यूज हो गया, बाकी जो अनयूज फंड था 10 लाख, उस 10 लाख पे 7% तुमने कमाया अगले 6 महीने के लिए। कितना होएगा? 35,000। ओके, डबल। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना आने वाला है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड,
बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ए माइनस बी। 90,000 माइनस 72,500 सॉरी 90,000 माइनस 17,500 दैट इज 72,500 और 180 माइनस 35,000 1,45,000। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इनकम को कंसिडर करने के बाद आप लेस करने के बाद देखेंगे कितना बोरिंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करना है। ओके सर, फिर उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ एसेट बता दो, एसेट की कॉस्ट कितना लिखो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग। अब मुझे ये बताना है कि इस फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी। सर ये तो पीपीई है ना, हाँ ये तो पीपीई है, मिक्स हो जाते हैं सारे इंडेक्स आपस में, है ना। हाँ सर, जैसे अभी लास्ट कल आपने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट वाला, उसका डेवलपमेंट फेज वाला लाइन मिक्स था कि नहीं था, इंटेंजिबल एसेट और बोरिंग कॉस्ट। अब आज पीपीई और बोरिंग कॉस्ट। अब आपको पूछा बताओ फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी, इस पीपीई की कॉस्ट कितनी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे तुमने खर्चा कितना किया है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। फैक्ट्री बिल्डिंग में 10 लाख खर्चा हो चुका ना, हाँ सर 10 लाख का खर्चा हो चुका है। और साथ ही साथ तो 10 लाख का तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे खर्चा हो गया, और तुमने बोरिंग कॉस्ट कितना करना था कैपिटलाइज, तो लिख दो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, जिसको तुम्हें एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानना है। ये भी ऐड कर दो, कितना 72,500 आया था फैक्ट्री बिल्डिंग के रिगार्डिंग, ऐड कर दो तो 10,72,500 फैक्ट्री बिल्डिंग का। ऑफिस बिल्डिंग का, तो ऑफिस बिल्डिंग में 20 लाख का खर्चा हो रखा है, और कैपिटलाइज कितना करना है, बोरिंग कॉस्ट 1,45,000। 20 लाख तो एक्चुअली ऑफिस बिल्डिंग पे खर्च हुआ ही है, पैसा बोरो करने के कारण जो कॉस्ट आ रही है उसे भी कैपिटलाइज करना है, तो 21,45,000। ऐसा मत मान लेना कि किसी भी एसेट के लिए जो बोरिंग कॉस्ट होगा उसे कैपिटलाइज करना है, केवल और केवल कौन सी एसेट के लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए जो बोरिंग कॉस्ट होता है उसे ही कैपिटलाइज किया जाता है। पता चले क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मैंने एक ट्रक खरीदा, तैयार था, अगले दिन मैं उसको लेके निकल गया, लेकिन उस ट्रक खरीदने के 10 लाख रुपए लगे और उसको पैसा, वो 10 लाख के लिए मैंने पैसा बोरो किया था, उस पर बोरोइंग कॉस्ट मेरे को 50,000 सालाना पड़ रहा है। अब तुम क्या करोगे, 10 लाख ही करोगे, बोरोइंग कॉस्ट को नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी टू यूज है। ठीक है, चलिए ओके, अब लिखो आगे कि शुरू कब करना है अपने को, हैशटैग कमेंसमेंट, 3 चीजें पढ़ेंगे, कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सेसेशन। तो देखो लिखो हैशटैग पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। और इस पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन में तीनों नाम, कि कब चालू करना है और कब कैपिटलाइज करना रुक देना है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट कमेंसमेंट, कमेंसमेंट में लिखो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, commencement of capitalization begins when all conditions, all following conditions, all
following conditions are satisfied. क्या क्या? पहली, फर्स्ट, activities that are necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale have been undertaken. So activities have been undertaken. कौन सी activities? That are necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale. तो एक तो ये काम, इसमें स्टार मार्क लगा के लिख देता हूं. Such activities not only includes physical work, but also मतलब ग्राउंड पे जाके काम स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, but also includes टेक्निकल वर्क. कोई तुमको बिल्डिंग वगैरह बनाना है तो आर्किटेक्ट से कंसल्ट करना होगा कि नहीं करना होगा? टेक्निकल वर्क. लॉयर से कंसल्ट करना होगा कि नहीं करना होगा? लीगल वर्क, लीगल एंड रजिस्ट्रेशन वर्क. कोई बिल्डिंग वगैरह तुमको बनाना है तो वो जेडीए, जैसे अपने यहाँ जयपुर में जेडीए है, रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए. ये सब आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ सर पढ़ते हैं ना. तो लीगल एंड रजिस्ट्रेशन वर्क. साइट प्रिपरेशन प्लानिंग. साइट प्रिपरेशन एक्चुअल नहीं, प्लानिंग चल रहा है. साइट प्रिपरेशन प्लानिंग एटसेट्रा. साइट प्रिपरेशन प्लानिंग. ओके एटसेट्रा. तो कहने का मतलब है जरूरी नहीं है ऑन ग्राउंड एक्चुअली काम स्टार्ट हो. अगर पेपर वर्क स्टार्ट हो गया तब भी पहली कंडीशन तो ये है कि पेपर वर्क स्टार्ट हो गया ऑब्वियसली. दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट. Expenditure on qualifying asset has been incurred. अब आप उस पर खर्च करने स्टार्ट कर दिए हो क्वालिफाइंग एसेट पर. वो खर्चा किसी भी तरह का हो सकता है. तो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो, खर्चा भी कर दिया हो. जरूरी नहीं है कि वो भी ऑन ग्राउंड. ऑब्वियसली आपने पेपर वर्क में भी तो काम लगा होगा, खर्चा लगा होगा. बिल्कुल. ओके लक्षिता. ओके. और तीसरा बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड. तुम लोग चक्कर खा के गिर तो नहीं जाओगे, वरना कल की टैगलाइन होगी जुल्मी टीचर ने बच्चों को इतना पढ़ाया छोड़ा तक नहीं. ऐसा तो नहीं? फिर ठीक है. बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड. तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी ना
तब आप क्या करोगे, बोरिंग कॉस्ट इनकम मतलब लोन का मीटर भी चालू हो गया हो, लोन का मीटर इंटरेस्ट मीटर भी चालू हो गया हो। ओके जी, तो लोन ले लिया हो, ग्राउंड पे काम चालू हो गया हो या ना हो, पेपर वर्क चालू हो गया हो और खर्चा करना तुमने चालू कर दिया हो, तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी तो तुम कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, कमेंसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, सस्पेंशन, फटाफट लिख लो, सस्पेंशन कब रोक दोगे, कैपिटलाइजेशन शुड बी सस्पेंडेड, capitalization should be suspended, कैपिटलाइजेशन करना रोक देना ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड इफ काम ज्यादा लग गया, टाइम ज्यादा लग गया, जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग गया, इफ एक्टिव डेवलपमेंट, if active development is not taking place, मतलब एग्जाम्पल जैसे कोई लेबर स्ट्राइक हो गया हो, लेबर स्ट्राइक काम रुक गया, अब काम रुक गया तो भैया तुम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना भी रुक दो, एक्टिव डेवलपमेंट रुक गया ना एसेट का, क्वालिफाइंग एसेट का, हाँ सर रुक गया है तो तुम कैपिटलाइज करना भी रोक दो। ओके, इसमें लिखना कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्पेंडेड, कब नहीं रोका जाएगा, कैपिटलाइजेशन इज नॉट सस्पेंडेड, कैपिटलाइज करना मत रोकना, कब नहीं रोके, व्हेन अ टेम्परेरी डिले, व्हेन अ टेम्परेरी डिले is a necessary part, is a necessary part, रोकना जरूरी हो गया हो, is a necessary part of the process, उसको रोके बिना, काम को रोके बिना आगे काम बढ़ ही नहीं सकता, of process of getting an asset ready for its intended use, ready for its intended use और सेल, मतलब उसको यूज और सेल करने के लायक बनाने के लिए काम को रोकना ही पड़ेगा, जैसे कि मॉनसून टाइम, टू कंस्ट्रक्ट ब्रिज, याद है इंटर में ऐसा क्वेश्चन आता था, कोई नदी के ऊपर हम लोग बना रहे थे ब्रिज, अब वो ब्रिज जब वो नदी क्या होती है मॉनसून टाइम के अंदर ओवरफ्लो हो रहा होता है तो काम रोकना पड़ेगा ना, तो उसको रोके बिना वो क्वालिफाइंग एसेट तैयार नहीं हो पाएगा ना, तो ये अगर नेसेसरी ये रोकना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो भैया इसको आप उस टाइम में जो भी बोरोइंग कॉस्ट है उसको सस्पेंड नहीं करोगे, चलने दोगे, कैपिटलाइज होने दोगे, लेकिन केवल रोकना कब है, लेबर स्ट्राइक जरूरी थी क्या क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, नहीं थी ना, तो उसको आप उस टाइम अगर उस ड्यूरेशन में कोई भी बोरोइंग कॉस्ट है, 2 महीने लेबर स्ट्राइक चली, तो उस 2 महीने के अंदर जो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट आ रहा है उसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, ठीक है हर्ष। लेकिन अगर आप मानसून टाइम चल रहा है, 2 महीना आपको रोकना पड़ रहा है, मजबूरन आपको रोकना पड़ रहा है वरना वो क्वालिफाइंग ऐसे तैयार ही नहीं होगा, उस ड्यूरेशन में काम पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको यस वो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, डन है क्या। लास्ट सस्पेंशन के बाद सेसेशन, सेसेशन इसमें लिखूं,
कैपिटलाइजेशन शुड बी सीज्ड, कैपिटलाइजेशन करना रोक देना, शुड बी सीज्ड। कैपिटलाइजेशन अब करना ही नहीं है व्हेन substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset for its intended use। रट गई है सर मेरे को ये लाइन, for its intended use और sale इतनी बार लिख लिए आज के दिन में। So capitalization should cease when substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset for its intended use or sale are complete। सब्सटेंशियली बोला, सब्सटेंशियली मतलब ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया। तो अगर कोई थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया तो उसको दिमाग ना लगाएं, ठीक है ना। इफ माइनर वर्क मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन वगैरह आउटस्टैंडिंग, दिस विल स्टिल इंडिकेट दैट द सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीट। कोई डेकोरेशन वगैरह तुम्हारा बच गया, साथ सजावट, तो रहने दो, ये नहीं लिखवा रहा ना मैं फिर। हाँ लेकिन स्टार मार्क लगा के व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, when construction of qualifying asset is completed in parts, तो अगर कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा हो, पार्ट्स में पूरा हो रहा हो, कंप्लीटेड इन पार्ट्स, एंड ईच पार्ट is capable of being used separately। आप उसको अलग से यूज कर सकते हैं। सीज कैपिटलाइज सीज capitalization is capitalization of each part which is completed, सर ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम पूरी है ना कॉलोनी बना रहे हैं सर, हम पूरी कॉलोनी बना रहे हैं, ओके। तो ये जो कॉलोनी है सर, इसमें ये एक विंग, ये ए, दूसरा विंग बी। अब मान लो अभी तक केवल ए विंग, ये जेठालाल वाला काम पूरा हो गया, अभी तक बबीता जी का बिल्डिंग नहीं बना, तो क्या करेंगे, जितना जेठालाल का बन गया ना तो वो तैयार है, रेडी टू यूज है। तो उसके रिगार्डिंग अब बोरिंग कॉस्ट, अगर आपने पैसा बोरो कर रखा है और आप अभी तक बोरो किए हुए पैसे पे ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वहां पे अब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक दें। उसके बाद का बोरिंग कॉस्ट क्या किया जाएगा, P&L में चार्ज किया जाएगा। तो ये तो क्या है, ये रेडी टू यूज है, ये रेडी है टू यूज और सेल, और ये क्या है, स्टिल इनकम्प्लीट। ये एक ही प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है, पूरा एक ही है, लेकिन इसके रिगार्डिंग अलग से आप इसे बेच सकते हो ना, अलग से इसे यूज किया जा सकता है ना विंग ए को। तो इस विंग ए के रिगार्डिंग क्या कर देना है, सीज कैपिटलाइजेशन, तैयार है अब ये। अब इसमें कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा और कोई बोरिंग कॉस्ट को आपको इसमें ऐड नहीं करना एसेट में, और यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू। जब तक ये तैयार नहीं हो जाता तब तक आप कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो अलग अलग पार्ट्स में अगर तैयार हो रहा है, वो अलग अलग पार्ट्स क्या है, सेपरेबल है, अलग अलग यूज किए जा सकते हैं, तो यस
जस्ट जो पार्ट कंप्लीट हो गया है उसे आप क्या कर दो, सीज कर दो, कैपिटलाइज करना, बाकी आप क्या कर सकते हो, उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। डन है क्या? चलिए तो ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। आज के लिए इतना ही।